हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। आज हम लोग मॉर्निंग बैच में आज से शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी से हम लोग, और पूरा का पूरा क्लास 12th का सिलेबस कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल पीवाईक्यू के साथ। तो आपका आज से जो बैच शुरू हो रहा है उसमें आपकी एक जिम्मेदारी होगी कि मैं जितना बताऊंगा, जितना कहूंगा, आप घर से वो होमवर्क करके आएंगे। तो मैट्रिक्स शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले ही रिलेशन फंक्शन शुरू करने से थोड़ा सा आपको लगता है कि सर थोड़ा सा ही सोचने वाला है, कैसे करेंगे, तो उसको भी लेके चलेंगे, वो भी इजी वे में बताएंगे। लेकिन आज पहले मैट्रिक्स से शुरू करें, आपका इंटरेस्ट बढ़े। और क्योंकि आप लोग पहले से कुछ नहीं पढ़े हैं या फिर कुछ नहीं जानते हैं, तो एक मैट्रिक्स अच्छा होता है कि आराम से इजी वे में समझ में आता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का आज लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैट्रिक्स को समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, नंबर, फंक्शन। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, पहले मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस। फंक्शन आप जानते ही हैं कि सर फंक्शन माने उसमें मैट्रिक्स में साइन एक्स भी हो सकता है, ई के पावर एक्स भी हो सकता है, नंबर की जगह 1 2 3 4 भी हो सकता है। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट माने, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब होता है कि उसमें रो होगा और कॉलम होगा। समझ में आ रहा है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स का मतलब कि मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे डब्बे में। ठीक है, मैट्रिक्स को ऐसे डब्बे में रिप्रेजेंट किया जाता है। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब कि इसमें रेक्टेंगल माने लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, इसमें लेंथ की जगह मान लो रो आएगा, तो रो वाले एलिमेंट्स आएंगे, मतलब यहाँ कुछ एलिमेंट होगा, यहाँ कुछ एलिमेंट होगा, यहाँ कुछ एलिमेंट होगा, यहाँ कुछ एलिमेंट होगा, ऐसा कुछ एलिमेंट होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब कि रो और कॉलम में एलिमेंट्स को अरेंज कर दीजिए रेक्टेंगल के अंदर, उसी को बोलते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, डिफिनीशन से क्या इंपॉर्टेंट है? डिफिनीशन से इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आपको ऐसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लिखा होगा, ठीक है, तो यहां कुछ होगा, यहां 1 2 5 3 6 9, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया गया है नंबर्स का। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। ये कह रहा है ना कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। नंबर और फंक्शन माने यहाँ पे मैं साइन एक्स भी लिखूं तो चलेगा, 0 5 cos x, ऐसे चलेगा। ये भी एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, फंक्शंस अंदर है मैट्रिक्स के अंदर। समझ में आ रहा है? अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इससे कहता है कि मैट्रिक्स तो समझ लिए, रिप्रेजेंट करना सीख लिए, और डिनोट कैसे किया जाता है, तो ए कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया जाता है। जैसे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी, ऐसे। जैसे मान लो मैं इसको डिनोट करना होता कि ये क्या है, तो मान लो मैं ऐसे करता कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है। ठीक है, डिनोट करता। समझ में आ रहा है? अब है कि इसका ऑर्डर क्या होता है। डिफिनीशन समझ लिए, ऑर्डर समझिए, ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है, देखो, नंबर्स या फंक्शन का अरेंजमेंट कर रहे रेक्टेंगुलर ऑर्डर में, तो रेक्टेंगुलर ऑर्डर में एक ऐसे रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ये क्या हो जाएगा हमारा, रो, और ये क्या हो जाएगा, कॉलम। तो हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ए, तो आप कहेंगे सर इन ए देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसको हम लोग रो बोलते हैं और इसको हम लोग, तो इसमें कितने रो है और कितने कॉलम? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ
कॉलम। ठीक है, जैसे इसका ऑर्डर पूछूं मैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आप क्या कहेंगे? 2 × 3। सही है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता लेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से बताओगे नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ रो इसमें, अब इसमें आ जाओ, इसको मैं बी से डिनोट कर देता हूं। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, बताओ 2 × 2। ऑर्डर समझ में आ रहा है? सही है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, उसके ऑर्डर क्या होते हैं, समझ में आया? ये नहीं कि हमको 2 × 4 कर देना है, नहीं, क्रॉस करके छोड़ना है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम करके छोड़ देना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन यही हो गया कि द नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन बहुत ज्यादा सारी चीजों का नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा सब कुछ छोड़ना भी नहीं है, लेके भी चलना है और फास्ट भी चलना है। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसके बाद चलते हैं कि जब भी हम मैट्रिक्स को लिखेंगे तो सारे एलिमेंट के कुछ ना कुछ नाम होगा, नेमिंग करेंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ नेमिंग करेंगे। तो अभी आप फटाक से इसको नोट करिए, तो जल्दी से मैं मिटाऊंगा। मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होता है हमने देखा है। अब मैट्रिक्स के नंबर के कुछ स्पेशल क्या होता है जहां से आपको कंस्ट्रक्शन पूछता है। जैसे मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ए बराबर लिख रहा हूं 1 5 6 2 5 4। ठीक है, और इसका मैं पूछूं कि ऑर्डर क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3। सही बात है, 2 × 3 इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के बाद मैं कहूंगा कि पोजीशन बताओ, 1 किस पोजीशन पे है, 2 किस पोजीशन पे है। तो सारे एलिमेंट का कुछ पोजीशन होता है। कैसे होता है पोजीशन, आपको पता है ना कि ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसका पोजीशन, इसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मैट्रिक्स के अंदर 1 है तो 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। इसमें कहीं 7 है तो 7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है ना। इसमें जो रहेगा वो इसका क्या होगा? एलिमेंट होगा। तो 1 का पोजीशन बताने के लिए हम क्या करेंगे? 1 किस पोजीशन पे है, तो तुम कहोगे सर 1 है A11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो पहले रो लिखेंगे तब कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या है? 1 है। अब ये बताओ, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे क्या है? 5 है। तो फर्स्ट रो, रो पहले, और सेकंड कॉलम पे क्या हमें दिख रहा है? 5। फिर से वैसे ही फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे हमको क्या दिख रहा है? 6। समझ रहे हैं? पोजीशन बताना समझ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी बताएंगे इंपॉर्टेंट क्यों है। अब बताओ कि फर्स्ट, ये कौन सा रो है? ये सेकेंड रो। तो सेकेंड रो और कौन सा कॉलम? तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पे क्या है? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे क्या है? 5। और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे क्या है? 4। तो आप पोजीशन बताना समझे हैं? आप लोग समझ गए ना। तो किसी भी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ पोजीशन होता है। ठीक है, और ऑर्डर क्या होता है? तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ये दो बात समझ लिए? समझ लिए तो नोट करिए इसको। नोट क्या करना है, जानते हैं ना, नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा चलते वीडियो में। अब देखिए एक चीज में हम लोग क्या समझना है, हमारे यहां से कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स एक अभी टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है मैट्रिक्स से। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? हमको कहेगा, कुछ फॉर्मूला देगा और कहेगा कि वो फॉर्मूला लगा के मैट्रिक्स बनाइए। ठीक है, एक फॉर्मूला लिख के देगा क्वेश्चन में और कहेगा कि ये फॉर्मूला यूज करिए, एक मैट्रिक्स बनाइए। ठीक, जैसे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स of order
2x2 where aij equal to 5i plus 3j अपन 2। एक फॉर्मूला दिया है और क्वेश्चन हमको दिया है कि एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करिए 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है? 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें फॉर्मूला क्या दिया है? 5i plus 3j अपन दिया है ना। आओ ये बता बाबू कि मुझे 2x2 का मैट्रिक्स किस ऑर्डर का चाहिए? 2x2 ऑर्डर का। तो 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स माने 2 रो और 2 कॉलम। तो यहाँ 2 रो और 2 कॉलम वाला हम बनाएंगे, यहाँ 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 और यहाँ। इस वाले को क्या कहते हैं बताओ? इस वाले को क्या कहते हैं? A1। इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को। चलो अब A11 कैसे निकलेगा? तो ये बताओ A11 निकलेगा क्योंकि हमको aij बराबर दिया है 5i plus 3j by 2। तो i की जगह क्या रखेंगे? 1 और j की जगह भी क्या रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ, aij इक्वल टू 5i plus 3j अपन 2। i की जगह भी A11 निकालेंगे तो i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1। तो 5 into 1 plus 3 into 1 अपन 2। 5 और 3 8 और 8 अपन 2 4। सही है। उसी तरह A12 कैसे निकालेंगे? 5 into 1 i की जगह 1 और j की जगह 3 into 2 अपन 2। तो 5 और 3 2 6 11 अपन 2। A21 कैसे निकालेंगे? 5 into 2 plus 3 into 1 है ना अपन 2। तो 5 2 2 और 5 10 और 3 13 अपन 2। A22 कैसे निकालेंगे? 5 into 2 plus 3 into 2 अपन 2। 10 और 6 16 अपन 2 मतलब 8। तो कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमको जो मैट्रिक्स मिला वो क्या मिला? A11 की जगह क्या मिला है? 4। A12 की जगह क्या मिला है? 11 अपन 2। A21 की जगह क्या मिला है? 13 अपन 2 और A22 की जगह मिला है 8। आपको समझ में आया? यही हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, या फिर आप यहाँ ऑर्डर लिखते हैं 2x2। समझ में आया ना? तो कंस्ट्रक्ट करने आया, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो एक दो सवाल एनसीईआरटी वाला हम लोग अभी कर लेते हैं, जैसे हम आपको दे रहे हैं और आप लोग जरा देखिए तो आपसे हो पा रहा है कि क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में दिया है। यहां लिख दे रहा है, ठीक है, आप लोग करके बताइए। aij इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर अपन 2। और यही 2x2 ही का बनाना है। यहाँ फॉर्मूला बस ये वाला ना यूज करके ये वाला यूज करिए। चलिए तो 2x2 का बनाइए। 2x2 का मैट्रिक्स बनाइए जो कि क्या हो? फॉर्मूला लगाना है i प्लस जे का होल स्क्वायर अपन 2। चलिए, अगर आपके पास ये तो हो गया कि कंस्ट्रक्शन आप करना सीख गए, आंसर सब लोग का मैच किया, सही था। इस पे 2 4 10 सवाल, जितने सारा एनसीईआरटी में सवाल दिया है वो करना है। मैं वो वाले सवाल सारे कर दूंगा जो डाउट आप पूछेंगे, ठीक है सारे, और आपको जो समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, बाकी हम लोग चलते रहेंगे। तो एक का आता है कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा हो, कहे कि फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स, कितने मैट्रिक्स पॉसिबल, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल इफ देयर आर, क्वेश्चन है कि इफ देयर आर 12 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स हैं। तो हाउ मैनी मैट्रिक्स आर, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हाउ मेनी मैट्रिक्स तो वो अलग चीज हो जाएगा, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल, कितने ऑर्डर, कितना अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे अगर मैं 12 एलिमेंट दे दूं तो एक बात बताओ,
12 एलिमेंट है ना। हम्म एक काम कर, थोड़ा सा छोटा लेके समझा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ 12 वाले का। अगर मान लो 4 एलिमेंट्स हो, तो 4 एलिमेंट्स हो तो मान लो एबीसीडी 4 एलिमेंट है, इनको ऐसे भी तो लिख सकते हो, बोलो। या फिर ए बी सी डी को ऐसे भी तो लिख सकते हो, या फिर तुम 2x2 लिख दो, ए बी सी डी ऐसे लिख दो। इससे ज्यादा इसके ऑर्डर पॉसिबल है? हाँ, इतना ही ना ऑर्डर पॉसिबल है। तो ये ऑर्डर क्या है? 1x4। ये क्या है? और ये कितने तरीके का ऑर्डर पॉसिबल हुआ हमारे पास? अगर किसी मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट है, तो हम चार एलिमेंट्स हैं, तो कितने तरीके से उसको कितने ऑर्डर में कर सकते हैं? 3 डिफरेंट ऑर्डर हो सकता है, यही ना हो सकता है, बोलो। या तो सबको ऐसे लिख दो, या तो सबको ऐसे लिख दो, और या तो देख लो कि 4 है तो 2x2 में जाएगा, और कुछ में तो जाएगा नहीं, बोलिए। तो अगर आपको दे दे यहाँ पे 12 एलिमेंट, जैसे अभी आपको क्या दिया था, 12 एलिमेंट्स, ये 4 वाला समझ गए ना, तो 12 वाला देखो, अगर तुमको 12 एलिमेंट्स दिया है, तो एक बात बताओ, 12 एलिमेंट्स को कैसे कैसे लिख सकते हो भाई? तो तुम कहोगे सर एक तो मैं 12 को सीधा ऐसे लिख दूंगा, तो हम कहेंगे कि चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 1x12 एक ऑर्डर पॉसिबल है ना, बोलो। उसके बाद एक ऑर्डर पॉसिबल है कि तुम उसी को 12 × 1 लिख दो, 2 ऑर्डर तो ऐसे पॉसिबल मिल गया। अब कहोगे सर 2 कैसे कैसे किया जाता है? तो देखो 1x12 कर लिए ना, अब 2 से देखो तो 12 कट रहा है कितने टाइम, तो 2x6, तो फिर 3 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3x4 तो अब 5 से कटेगा नहीं, 6 से हम लिख ही लिए हैं, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 नहीं ना कटेगा, बोलो। तो लिखने का तरीका समझ में आया कि सर 6 पॉसिबल ऑर्डर होगा, देयर आर 6 पॉसिबल ऑर्डर, है ना, समझ में आया। तो अगर 18 एलिमेंट्स हो तो, इफ देयर आर 18 एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर मान लो हो गया कि 18 एलिमेंट्स हो तो कैसे करोगे? करने का तरीका समझ में आ गया है ना। पहले 1x18, 1 तो सब में होगा, तो 1x18। दूसरा नंबर 18x1। तीसरा नंबर 2 से चेक करते हैं, तो 2x9 तो 9। 18 तो 3 से भी जाता है ना, 3x6 तो 7 से जाता नहीं है, 8 से जाता नहीं है, 9 से जाता है तो लिख ही लिए हैं, 10 से जाता नहीं है, 11 12 नहीं जाता है ना। तो इतने पॉसिबल ऑर्डर होंगे ना, बोलो। तो इसके कितने पॉसिबल है? 4 2 6, देयर आर 6 पॉसिबल ऑर्डर। समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर कितने तरीके का मैट्रिक्स पॉसिबल, कितने, अब कितना मैट्रिक्स पॉसिबल होगा ये नहीं पूछ रहा है, कितने डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। हाँ, अब ये अलग बात है कि सर ए को यहां कर दीजिए, बी को यहां कर दीजिए तो मैट्रिक्स बदल जाएगा, तो मैट्रिक्स नंबर ऑफ मैट्रिक्स नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कितने तरीके का ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक ना, कितना मैट्रिक्स नहीं। अगर 18 एलिमेंट है तो कितने डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल है, ठीक है। समझ में आया? दो बात समझ में आया। अभी आपने भी अभी क्या पढ़ा है? मैट्रिक्स का डिफिनीशन पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, कंस्ट्रक्शन पढ़ा, और ये क्वेश्चन किया, फिर कितने ऑर्डर, मतलब कितने ऑर्डर पॉसिबल है, ये सब बात। अब आते हैं थोड़ा टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है सीखते हैं। देखिए, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास मेनली जो एनसीईआरटी में है, मैं अभी इस बैच में एनसीईआरटी फॉलो करूंगा, और बाकी आरडी शर्मा वाला शाम को सीरीज चल रहा है, तो वो सब इसमें एनसीईआरटी में मेनली टाइप क्या दिया है, सारे को समझाते चलूंगा, डिफिनीशन लिखवाऊंगा, वक्त वो होगा, आप केवल समझते चलिए। हाँ, एक लाइन वाला डिफिनीशन लिखते चलिए, बस एक लाइन, ठीक ना। हाँ, शॉर्ट नोट टाइप में बनाते भी चलिए साथ में, कोई टॉपिक छोड़िएगा मत। अभी लग रहा होगा कि आसान है, यही सब छोटी छोटी टॉपिक क्या होता है, फंसा देता है, ठीक ना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ऐसा बनेगा और आप छोटे छोटे चीज भूल जाएंगे। कठिन सवाल नहीं गलत होगा, 5 5 नंबर वाला गलत नहीं होगा, मान के चलिए एग्जाम में सारे 5 5 नंबर वाला पता है कहाँ से आएगा, कहाँ से कौन सा ज्यादा पढ़ना है,
ये 2 नंबर 1 नंबर वाले छोड़ के आते हैं आप लोग, तो कॉन्सेप्चुअल सवाल आसान से बनता है, ठीक ना। तो छोड़ना नहीं है, टॉपिक वाइज नोट्स बनाते चलना है। आज पहला दिन है ना, इंट्रोडक्शन है, और मैट्रिक्स खुद ही एक आसान टॉपिक है, तो लग रहा होगा कि बहुत आसान है सर, समझ रहे हो ना। लेकिन जैसे जैसे लेक्चर आदत रहेगा नोट करने का, तो अच्छा रहेगा ना कि तुम्हें लास्ट तक एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा पूरे एनसीईआरटी का। तो पहला टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स, दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, ठीक। एक रो का मतलब नंबर ऑफ रो 1, तो यहाँ एलिमेंट्स कितना भी हो लेकिन एक ही रो में हो, जैसे ए बी सी डी मैंने लिख दिया, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एक हो क्या होगा, रो मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनीशन ऐसे हो जाएगा ना कि मैट्रिक्स ए आई जे जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस एन, ए इक्वल टू ए जे जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस एन हो गया डिफिनीशन। हाँ, उसी तरह कॉलम में क्या होगा, ए मैट्रिक्स ए है मान लो, तो इसमें एबीसीडी को ऐसे लिख देते हैं, मान लो एबीसी 3 ही लिखे, इसका क्या ऑर्डर होगा, ठीक है। इसमें कॉलम कितना है, तो जब भी आपको किसी मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे अगर लिखा हो, तो उसमें कॉलम अगर एक हो तो क्या होगा उसमें, लास्ट यहां देखो ये कॉलम होता है ना, तो कॉलम 1 हो तो क्या होगा, रो 1 हो तो क्या होगा, रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं कि ये सब क्या है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं, बोलो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना, जिसका यहाँ पे देखोगे तो लेंथ 1 है, ब्रेथ 4, लेंथ तो 3 है और ब्रेथ 1, तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना। ये सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा तो, और जब यही रो और कॉलम बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिसे रेक्टेंगल में पढ़े हो कि रेक्टेंगल इज स्क्वायर इफ लेंथ इज इक्वल टू, तो उसी तरह एवरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, बताइए बताइए। हाँ, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक ना। तो इफ, चाहे ऐसे क्या लिखना है, डायरेक्ट मैं लिखता हूं ए इक्वल टू ए आई जे सच दैट एम क्रॉस एन की जगह एम क्रॉस एम कर दिया, जैसे मान लो 1 क्रॉस 1, जैसे 2 यहां लिख दिया, तो ये भी तो एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2 4 5 8, ये क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 हो, 1 2 5 3 6 5 2 4 3, ये भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, तो ये सारे के सारे क्या हुए, स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ में आ रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे, ठीक है। चौथा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर, अब डायगोनल एलिमेंट क्या होता है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है समझिए। ये बताइए, आप जानते हैं ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स कोई रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर रहेगा, जैसे मैं 5 3 4 6 ऐसे लिख दिया हूं ना बाबू, बोलो ऐसे लिख दिया हूं ना, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जैसे A11 A22 A33 A44, हाँ, जिसमें जैसे AI हो, है ना, वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे। डायगोनल एलिमेंट माने, डायगोनल तो ये भी हो गया, पढ़े हो ना, ये भी हो गया ये भी हो गया, लेकिन असली में डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, हाँ डबल वाला, A11 हो A22, ये सारे एलिमेंट, तो यहाँ पे A11 की जगह है 5 और A22 की जगह है 6, तो ये क्या हुए 5 और 6, 5 और 6 क्या हुए
इतना बात समझ में आया कि 5 और 6 डायगोनल, तो 5 और 6 को छोड़ के बाकी सब क्या हो, जीरो हो। डायगोनल एलिमेंट की यही खासियत है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही, क्योंकि स्क्वायर में ही डायगोनल होगा, क्योंकि स्क्वायर में ही डायगोनल, रेक्टेंगल में भी होगा लेकिन स्क्वायर में ही डायगोनल मैट्रिक्स में होगा, इसलिए कि A11 A22 A33, हाँ इसमें A11 A22 मिल जाएगा, यहाँ पे देखो नहीं ना मिलेगा, A11 मिलेगा A22 नहीं मिलेगा, जबकि A1 क्रॉस 4 ऑर्डर का है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ये आया था एक बार पेपर में है ना, 2 नंबर में, इसीलिए थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, लिखवा भी दे रहा हूं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if every non-diagonal elements are zero, means aij is equal to zero, ठीक है, aij इक्वल टू जीरो कब, जब i नॉट इक्वल टू j, i जब j के बराबर नहीं, तो यहाँ a12 होता है ना, i j के बराबर नहीं ना होता है, a21 होता है ना, i j के बराबर नहीं ना होता है, हाँ, या फिर अभी लिख ही लिए हो, तो ये डिफिनीशन समझ में आया। अब इसे मान लो 3 क्रॉस 3 का मैं लिखूं 1 0 0 0 4 0 0 0 6, ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, हाँ बोलो बोलो, क्यों है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब, समझ है, बोलो, तो जब भी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब इसमें क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। अब ऐसा नहीं है, हो सकता है कभी कभी 4 की जगह यहाँ जीरो दे दे, अलग बात है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ के बाकी सब जीरो चाहिए, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, डायगोनल को बंद करिए, देखिए कि बाकी सब जीरो है कि नहीं, डायगोनल को बंद करने के बाद बाकी सब अगर जीरो आ रहा है तो है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हुआ है कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, सॉरी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, समझ में आया। अब डायगोनल एलिमेंट के बाद चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ये नोट करना है कि हो गया है, साथ ही साथ हो गया है ना, तो चलो ठीक है, गुड, ये काम बढ़िया हो रहा है। और अभी हम लोग को क्या, 2 मैट्रिक्स और देखना है, कौन सा, यहाँ पे डायगोनल हो गया 5वां, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल ही मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, कब, हाँ जब डायगोनल पे सारी वैल्यू इक्वल हो, सारी वैल्यू सेम हो, तो ए डायगोनल मैट्रिक्स is called scalar matrix if every non-diagonal every diagonal elements are सेम रहे ना, या फिर इक्वल, मतलब कि अगर यहां पे के हो, यहां भी क्या होना चाहिए, के ही, और यहां भी के ही, समझ में आया। अगर यहाँ 5 हो तो 0, तो 0 5 हो, देखो डायगोनल पे एलिमेंट जो है वो सेम सेम है ना, तो जब भी डायगोनल वाले एलिमेंट सेम सेम होंगे तो क्या कहोगे, डायगोनल एलिमेंट सेम सेम होंगे तो
डायगोनल पे एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना। अब डायगोनल में कौन सा है, स्केलर है, क्योंकि सेम सेम है। ठीक है, आ रहा है समझ में। और एक और है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि बड़ा ही अच्छा है, यूजफुल है, कई जगह आपको देखने को मिलता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो लिखवाएं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना। देखो ये सारे के सारे ना स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कि नहीं होता है, बोलिए। आपसे पूछेगा कि डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और क्या सभी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है? नहीं ना, क्योंकि गलती से यहाँ जीरो की जगह कुछ और लिख दे तो फिर वो डायगोनल नहीं होगा। तो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं होते हैं, लेकिन सारे डायगोनल, सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होते हैं। होते हैं भाई, ये डायगोनल नहीं है, ये भी डायगोनल है ना। तो सारे स्केलर डायगोनल होंगे। क्या सारे डायगोनल स्केलर होंगे? क्योंकि मान लो गलती से यहाँ के की जगह के या यहाँ 5 लिख दे तो फिर ये सेम डायगोनल तो होगा, लेकिन ठीक है, आ रहा है। तो एक और क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी। अब देख रहे हो ना, ये स्केलर मैट्रिक्स, ये डायगोनल, स्क्वायर स्क्वायर वाला डायगोनल, सब स्क्वायर के ही बच्चे हैं। आइडेंटिटी, तो ए स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ स्केलर के इज 1। अगर डायगोनल पे 1 1 हो जाए, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, आइडेंटिटी। अगर डायगोनल एलिमेंट पे 1 आ जाए और बाकी सब जीरो, तो इसको क्या बोलोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी सब। तो एवरी आइडेंटिटी इज स्केलर, बट एवरी स्केलर इज, बट स्केलर की जगह 2 भी तो हो सकता है, 3 भी तो हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में केवल, ठीक है। एवरी डायगोनल इज स्क्वायर, सभी डायगोनल स्क्वायर है, लेकिन सभी स्क्वायर डायगोनल, सभी स्केलर डायगोनल है, लेकिन सभी डायगोनल स्केलर, सभी आइडेंटिटी स्केलर है, लेकिन सभी स्केलर आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहा है? चलो, तो ये समझ में आया, तो हम एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन आपको 3.1 का डिस्कस करते हैं, पहला एक्सरसाइज का। और एक चीज डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिफिनीशन पहले नोट कर लीजिए। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नोट हो गया? ये डेफिनेशन करना है क्या? हाँ करिए। अब होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है कि दो, इक्वालिटी हमेशा दो चीजों में होगा ना, इक्वल है कि नहीं, किसके इक्वल, तो हमेशा दो दो चीज रहेगा तभी तो कंपेयर करेंगे कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो ए एंड बी आर इक्वल, मैट्रिक्स ए एंड बी आर, मैट्रिक्स ए एंड बी आर said to be equal if, पहला चीज, दो चीज होना चाहिए इक्वालिटी के लिए, पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए। इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। और दूसरा चीज, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो दो मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम हो, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। जैसे मान लो ए बराबर है 2y x 5 और b बराबर है 2 5
95। हमसे कहेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ ए एंड बी आर इक्वल। अगर ए और बी इक्वल हैं तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? चलिए बताइए तो। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने क्या पढ़े हैं अभी कि ए और बी का सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो इसका 2x2 है तो इसका भी ऑर्डर सेम है। अब कह रहा है कि ये इक्वल है, दोनों इक्वल है माने 2 की जगह 2 है, 5 की जगह यहाँ 5 है, तो y की जगह क्या होना चाहिए? 5 ना। x की जगह क्या होना चाहिए? 9 ना। तो आप लिख देंगे ना कि x बराबर 9 होना चाहिए, y बराबर 5 होना चाहिए, तभी क्या होगा? ए और बी। समझ में आ रहे हो? तो इक्वालिटी से कैसे क्वेश्चन, तो इक्वालिटी मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है, मान के चलो इक्वालिटी से पक्का है कि आएगा, लेकिन केवल इक्वालिटी से नहीं आएगा, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आएगा, तो मैं बता रहा हूं। बट अभी आप इक्वालिटी नोट करिए, सीरियस देखिएगा क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में, ऑर्डर सेम हो। और एक्सरसाइज 3.1 सभी लोग बुक निकाल लीजिए, बुक खोल लीजिए, जितने लोग बुक, सभी लोग बुक निकालिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 खोलिए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ो। मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स ए क्या दिया है? 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और 12, और यहां दिया है √3 1 और -5 और 17, यही दिया है ना। अब तुमसे कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, चल बाबू ऑर्डर बता तो, ऑर्डर। ठीक ठीक। और तुमसे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 12। और तुमसे पूछ रहा है कि राइट द एलिमेंट A13, A13 कहाँ है? 19। तो कर, छोड़ो, छोड़ देना अब। हाँ, सेकेंड नंबर, ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, 24 एलिमेंट है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे? भाई 24 तुम लिख दो यहाँ। हाँ चलो कैसे होगा, तो 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 5 से तो होगा नहीं, 6 7 8 9 10 हो गया, तो तुम्हारे पास कितना हो गया? 3 3 6 2 8, 8 पॉसिबल ऑर्डर आए ना। वेरी गुड। हाँ सही है। क्या हुआ? अब उसी तरह तुमको 13 वाला पूछा है, 13 वाले में 2 ही होगा, प्राइम नंबर है ना, तो 1 + 13, 13 + 1, 18 है, 5 है, सब दिए कर लोगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स अभी बताया, ए आई जे दिया है तो अभी मैंने जैसे बताया करना है। ये 5वां नंबर का कंस्ट्रक्शन है 3x4, कर दूं क्या? हो जाएगा ना। 3x4 है मतलब A1 A12 A13 A1, हाँ 3x4, वेरी गुड, शाबाश। इसको बस यहाँ मिटा लेना है, यहाँ क्या लिखना है? यहाँ क्या लिखना है? यहाँ 3, यहाँ A, सबको मिटाओ, A13 A13, A21 A22 A23 A2, A31 A32 A33 और A34। अब क्या करना है बालक? ए आई जे का क्या फॉर्मूला लगाना है बोलो? हाफ ऑफ मॉड में 3i + j। चलो A11 कैसे निकालोगे? A11 में यहाँ i की जगह 1 और j की जगह भी, तो हाफ ऑफ -3 इंटू आई की जगह 1 और j की जगह भी, तो हाफ ऑफ -3 और +1, हाफ ऑफ -3 +1 -2, बट मॉड में है तो 2 -2 होगा, लेकिन मॉड में रहने की वजह से 2 बाहर निकलेगा, 2/2, ये बाहर में भी तो 2 है, तो हाफ 1, मैंने यहाँ क्या आ गया? ऐसे ही निकाल के कर लोगे पक्का ना। तो दोनों, मुझे सबके कॉपी पे सॉल्यूशन चाहिए इसका, खुद से करके आओगे, एक एक से जो सॉल्व करना सीख जाओगे तो धीरे धीरे करके एनसीईआरटी बढ़िया से खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, और आपके पास इक्वेशन दिया है, चलिए करिए मेरे साथ। कॉपी निकालिए, हाथ चलाओ।
एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है। पहला वाला तो मैं करा दिया हूं, दूसरा वाला देखो, एक्स प्लस वाई टू 5 प्लस जेड, और यहां दिया है एक्स वाई, और यहां क्या दिया है 6 2 5 8। एक बात बताओ, एक्स प्लस वाई बराबर 6, अब 5 प्लस जेड बराबर 5, माने जेड बराबर 0 हो जाएगा क्या? ये बराबर ये, माने 5 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर 0, और एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स वाई बराबर 8। कैसे करेंगे? हीट एंड ट्रायल से कर लिया जाए, बोलो। एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, एक्स वाई बराबर 8, माने दो नंबर को जोड़ने पर 6 आता है, गुणा करने पर 8 आता है। नंबर क्या होगा? 4 अदू, 4 अदू की 2 4, 4 अदू अदू 4 दोनों हो सकता है। 4 दू 6 और 4 दूनी का 8, 2 4 6 और 2 चौके 8, तो 2 होगा। एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर 4, वाई बराबर 2, एक्स बराबर 4 तो वाई बराबर, समझ में आया ना? ऐसे करना, ठीक है। अब देखो ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए माइनस बी बराबर इक्वेशन बना के होगा, मतलब अच्छा ऊपर वाला हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड बराबर 5 हो गया है ना? पता, ठीक है, तो लो कर लो, हाफ ईयरली में आया था तो ऐसा करो कि हाफ ईयरली फुल ईयरली सब एकदम। यहां दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां दिया है एक्स प्लस जेड, यहां दिया है वाई प्लस जेड, और यहां क्या दिया है 9 5 7। एक बात बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया है और एक्स प्लस जेड बराबर 5 दिया है, तो एक बात बताओ, एक्स प्लस जेड की जगह 5 रख दोगे? इसको ऊपर वाले को देखो, ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9। हाँ, अब एक्स प्लस जेड की जगह 5 नहीं लिख दोगे, तो 5 प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर 4 लिख दोगे। आ गया ना, वाई 4 आ गया। और एक और दिया है कि वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 7, तो ये बताओ वाई प्लस जेड की जगह 7 रखोगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा इसमें, इसके जगह पे 7 अगर रख दोगे तो एक्स प्लस 7 बराबर 9, तो एक्स बराबर, अब x बराबर 2 आ गया, y बराबर 4 आ गया, तो z बराबर निकाल लोगे। x बराबर क्या आया 2, y बराबर क्या आया 4, प्लस z बराबर 9, तो 4 2 6, z बराबर 3 आ जाएगा। आया? कर लोगे? खुद ही करना है, खुद से करने पे ज्यादा बेनिफिट रहेगा। 7वां नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसीडी फ्रॉम द इक्वेशन। एबीसीडी की वैल्यू बतानी है, और तुमको दिया है कि a माइनस बी, यहां क्या दिया है 2a प्लस सी, यहां क्या दिया है 2a माइनस बी, और यहां क्या दिया है 3c प्लस डी, बराबर यहां दिया है -1 5 0 और 13। ये बताओ कि a माइनस बी बराबर -1 और 2a प्लस सी बराबर 5, 2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, और 3c प्लस डी बराबर 13। एक बात बताओ, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मान लो, इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा दो, समझ रहे हो? क्योंकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कर लोगे कि नहीं? देखो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर मैं घटा दूं, इस 2 में से इस 1 को घटा रहा हूं, तो 2a में से a के गया तो a, माइनस बी आई घटेगा तो माइनस ऑफ माइनस प्लस बी, माने माइनस बी में से माइनस बी गया, क्या होगा 0, तो b से b गया। अब 0 में से 1 गया, माइनस ऑफ -1 ना होगा, a बराबर 1 आ गया। समझ में आया? 0 में से 1 घट रहा है, माने 0 में से -1। नहीं समझ में आया? घटा के बताऊं? आया ना? अब a बराबर 1 आया तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो रख के देख लो, a बराबर 1 माइनस b बराबर -1, तो b बराबर ये उधर गया, ये -1 इधर आया तो 2 आ गया। अब a या b का वैल्यू मिल गया, यहां से c मिल जाएगा, क्योंकि a बराबर क्या रखोगे, तो 2 इंटू 1 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2 क्या आएगा, c बराबर 3 आएगा। हाँ, c निकल जाएगा तो 3c प्लस डी, माने 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर 4 आ जाएगा ना, क्योंकि 3 3 9, a1 b2 c3 और d। ठीक है, नोट करना है? हाँ ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि, अरे यार बहुत सा आसान क्वेश्चन है ना, कि स्क्वायर, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, और ऑर्डर m क्रॉस n दिया है, जब m बराबर n होगा ना,
मैंने ऑप्शन नंबर सी। तो मतलब हम 9 पे चलते हैं। 9 में भी क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो ये है 3x प्लस 7, यहां है 5, और यहां है y प्लस 1, और यहां है 2 माइनस 3x। इधर की तरफ क्या है, 0, y माइनस 2, 8 और 4। ये बताओ कि इधर है 5, तो यहां भी क्या होना चाहिए, अगर इक्वल है तो 5, माने y माइनस 2 बराबर 5, माने y बराबर 7। यहां से देखो, यहां y प्लस 1 बराबर 8 है, तो यहां से भी y बराबर क्या आ रहा है, चलो y बराबर 7 सही है। अब यहां देखो 3x प्लस 7 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 7, x बराबर माइनस 7/3, ये आ रहा है ना। और यहाँ 2 माइनस 3x बराबर 4, 3x को उधर भेज दो, 4 को इधर भेज दोगे तो 2 में से 4 गया -2, x बराबर आ रहा है -2/3। ये कहां से आ गया, x बराबर तो आना चाहिए था क्या, -7/3। तो दो जगह निकालने पे दो अलग अलग वैल्यू क्यों आ रहा है, माने इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, या फिर ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, नहीं है ना। तो कह दोगे कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक ना, क्या कहोगे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब तुम क्या कह रहे थे कि ये बहुत आसान है, हो जाएगा, कर लिए हो। तो ये नहीं ना है कि एक बार यही निकाल के छोड़ दिए हो कि x बराबर -7/3, ऑप्शन में नहीं दिया x बराबर -7/3। लेकिन हाँ, लेकिन अगर ना तुमको दिया रहता ऑप्शन में, मान लो एक जगह की -7/3 है, y बराबर 7, तो फंस जाते ना, इसीलिए पूरा निकालना है। समझ रहे हो, सुन रहे हो, ठीक। अब 10वां है लास्ट, 3x3 के कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है अगर एंट्री 0 और 1 हो, माने एलिमेंट है 0 और 1, एलिमेंट कितना है, और 3x3 का फाइंड करना है। 3x3 के मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसमें एलिमेंट क्या हो, 0 और 1 हो, माने हर जगह लिखना क्या है, 0 नहीं तो 1। तो एक बात बताओ, ये प्लेस है एक 3x3 का इतना ही ना होता है, ऐसा ही ना मैट्रिक्स होता है, 3x3 का ऐसा ही ना मैट्रिक्स होता है, जिसमें ये 0 और 1 है। तो इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं, इसको या तो 0 और या तो इसको, या तो 0 या तो इसको, या तो 0 या तो 1, या तो दो तरीका, इसमें भी 2 तरीका, इसमें भी 2 तरीका, इसमें भी 2 तरीका, माने 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार, 9 बार ना। तो मैंने 2 के पावर 9 और 2 टू दी पावर 9 क्या आता है, 512, माने आंसर हो गया क्या। तो इसी के साथ हमने आज एनसीईआरटी का 3.1 कर लिया है इंट्रोडक्शन के साथ। मिलते हैं कल, और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि 3.2 करें, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, आज जितना क्वेश्चन कराया उसको घर पे एक बार और प्रैक्टिस करिएगा। भले ही आज का क्लास आसान लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रोज इतना ही आसान और ऐसे ही स्मूथ चलेगा। पढ़ाने का तरीका ऐसा रहेगा कि आपको हर चीज आसान लगे, बट आप अगर घर पे बैठ के पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल, थैंक यू।